तो आज 1 फरवरी 2026 रविवार का दिन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। और ये अपने आप में एक अनोखी बात है ना? भारतीय इतिहास में पहली बार बजट रविवार को आया। बिल्कुल। तो हमारे पास बजट से जुड़े सभी दस्तावेज और उन पर जो भी शुरुआती विश्लेषण हुए हैं वो सब मौजूद है और आज हम इन्हीं की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और आज इस पूरे विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल की नजर से देखेंगे। अच्छा, वो क्या है? सवाल यह है कि क्या ये बजट आज की जरूरतों को पूरा कर रहा है या फिर ये 2047 के भारत की नींव रख रहा है। मुझे लगता है कि इसके हर हिस्से में हमें इसी सवाल के जवाब के कुछ सुराग मिलेंगे। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। बजट का कुल आकार करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए है। और वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों पर जोर दिया है। 1, आर्थिक विकास को बनाए रखना। 2, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। और तीसरा कि हर परिवार तक संसाधन पहुंचे। बिल्कुल। और इन कर्तव्यों को पूरा करने का जो पहला संकेत है वो हमें मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपेक्स के आंकड़े से। हाँ, ये आंकड़ा तो काफी बड़ा है। सरकार ने इस साल पूंजीगत व्यय को पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। 12.2 लाख करोड़, ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब यूं समझिए कि ये रकम भारत के 10 सबसे बड़े शहरों में बिल्कुल नया मेट्रो नेटवर्क बनाने के लिए काफी है। सही बात है। तो सरकार वाकई में एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने जा रही है। सवाल ये है कि क्यों? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है मल्टीप्लायर इफेक्ट। अच्छा। जब सरकार सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे बनाने पर 1 रुपया खर्च करती है तो अर्थव्यवस्था में उसकी वजह से कई गुना ज्यादा की आर्थिक गतिविधि पैदा होती है। मतलब सीमेंट बिकता है, स्टील बिकता है, लोगों को रोजगार मिलता है। हाँ, और फिर वो पैसा बाजार में खर्च करते हैं। तो ये एक तरह से अर्थव्यवस्था के इंजन में तेल डालने जैसा है। सरकार को उम्मीद है कि इस खर्च से प्राइवेट सेक्टर भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो ये तो हुई खर्च की बात, लेकिन इस खर्च का बिल भी तो चुकाना होता है और यहीं पर फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटे की बात आती है। इसे हम आम भाषा में सरकार का उधार समझ सकते हैं, है ना? बिल्कुल सही। ये देश के क्रेडिट कार्ड बिल की तरह है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प संकेत छुपा है। वो क्या? सरकार ने 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा है, जो पिछले साल के 4.4% से सिर्फ 0.1% कम है। ये तो बहुत छोटा बदलाव लगता है। लगता तो है, लेकिन इसका असली मतलब यह है कि सरकार बड़े खर्च के बावजूद अपने वित्तीय अनुशासन को लेकर बहुत गंभीर है। ये दुनिया भर के निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को एक बड़ा संकेत है कि भारत अपने बिल समय पर चुकाने का इरादा रखता है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक तरफ बड़ा खर्च और दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन का वादा। अब देखते हैं कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। मंत्रालयवार आवंटन में क्या कुछ खास दिख रहा है? 2 बड़े मंत्रालय तो हमेशा की तरह सबसे ऊपर हैं। रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर 7.84 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और गृह मंत्रालय का बजट भी 9% से ज्यादा बढ़कर 2.55 लाख करोड़ रुपए हुआ है। लेकिन मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो है अंतरिक्ष विभाग का बजट। हाँ, अंतरिक्ष कार्यक्रम पर तो सभी की नजरें रहती हैं। यहाँ क्या हो रहा है? बजट में मामूली वृद्धि हुई है, जो महामारी के बाद की सुस्ती से उबरने का एक संकेत तो है। लेकिन सूत्रों से जो बात निकलकर आ रही है वो ये है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए जरूरी बड़े सुधारों की कमी महसूस की गई है। अच्छा, मतलब जो स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं वो शायद निराश हैं। हाँ, एक तरह से वो जिस तरह के नीतिगत बदलावों की उम्मीद कर रहे थे ताकि वो रॉकेट लॉन्चिंग और सैटेलाइट्स में बड़ी भूमिका निभा सकें, वो शायद इस बजट में पूरी नहीं हुई। तो सरकार बुनियादी ढांचे और सुरक्षा पर तो खर्च कर रही है, लेकिन असली दांव शायद कहीं और लगाया जा रहा है। और यहीं पर कुछ नई बहुत ही दिलचस्प योजनाएं सामने आती हैं। और ये योजनाएं सीधे सीधे हमारे उस सवाल से जुड़ती हैं, क्या ये बजट 2047 के लिए है? बिल्कुल। पहली बड़ी घोषणा है बायोफार्मा शक्ति मिशन। इसके लिए अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 10,000 करोड़। और इसका मकसद क्या है? इसका सीधा मकसद भारत को बायोफार्मास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में मधुमेह और दिल की बीमारियों जैसी जो गैर संचारी बीमारियां हैं, उनका बोझ तेजी से बढ़ रहा है। सही बात है। और इसी तरह की एक और बड़ी घोषणा टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज चिप्स के बिना तो कुछ भी नहीं चलता, फोन से लेके कार तक। और हम चिप्स के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं।
ये मिशन उसी निर्भरता को कम करने के लिए है। इसका लक्ष्य सिर्फ चिप बनाना नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को, मतलब आईटी उपकरण, कच्चा माल, सबको भारत में ही मजबूत करना है। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बड़ा दांव है। निश्चित रूप से। और एक घोषणा जो मुझे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण लगी, वो है डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत उन खनिजों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है जो भविष्य की हर टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं। जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स, ये आपके स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज और रक्षा उपकरणों तक में इस्तेमाल होते हैं, और अभी तक हम इनके लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं। अच्छा। तो इस योजना के तहत ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में खनन से लेकर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग तक का एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत सोचा समझा कदम है। ठीक है, तो ये सारी बड़ी योजनाएं और इतना बड़ा खर्च, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सब पर सीधा असर पड़ता है, टैक्स। और यहाँ आम टैक्सपेयर के लिए कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन एक बड़ी और शायद थोड़ी कंफ्यूज करने वाली घोषणा है। 1 अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। हाँ, एक नया इनकम टैक्स एक्ट, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इससे पूरी व्यवस्था बदल जाएगी? क्या ये आसान होगी या और ज्यादा जटिल हो जाएगी? देखिए, अभी तो बस घोषणा हुई है। सूत्रों का कहना है कि इसका मकसद 1961 के पुराने एक्ट की जटिलताओं को पूरी तरह से खत्म करना है। तो एक सरल व्यवस्था लाने की कोशिश है। उम्मीद तो यही है कि छूट और कटौतियों की पूरी लिस्ट को बदला जाएगा, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, असली शैतान तो डिटेल्स में छिपा होगा। अभी के लिए ये एक वादा है जिसका असली रूप हमें आने वाले महीनों में ही पता चलेगा। लेकिन विदेशी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है डेटा सेंटर्स को लेकर। हाँ, और ये भारत को एक डेटा हब बनाने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। कैसे? घोषणा ये है कि जो विदेशी कंपनियां भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके दुनिया भर में क्लाउड सेवाएं देती हैं, उन्हें 2047 तक टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी। 2047 तक? हाँ, तो ये अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के लिए भारत में और ज्यादा निवेश करने का एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। और आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? कुछ सस्ता, कुछ महंगा हुआ है क्या? हाँ, कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं। साबुन, डिटर्जेंट और छातों पर जो कस्टम्स ड्यूटी है वो बढ़ाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं सहित कई जरूरी मेडिकल उत्पादों पर कस्टम्स ड्यूटी में छूट दी गई है। अच्छा, तो इससे मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं शेयर बाजार में ट्रेड करने वालों की। FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर लगने वाले STT को लेकर कुछ बदलाव हुआ है। हाँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर जो STT मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, उसे बढ़ा दिया गया है। और इसका कारण क्या बताया गया है? राजस्व सचिव के अनुसार इसका उद्देश्य बाजार में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी को रोकना है, स्पेकुलेशन को रोकना है। हाँ, उनका कहना यह है कि इससे अक्सर छोटे निवेशकों को भारी नुकसान होता है, तो सरकार का इरादा बाजार को स्थिर करना है। लेकिन क्या इसका उल्टा असर नहीं हो सकता? मतलब बाजार में जो ब्रोकर एसोसिएशंस हैं, उनके सूत्रों का कहना है कि इससे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा और जो छोटे ट्रेडर्स सट्टा नहीं लगा रहे वो भी हतोत्साहित होंगे। ये एक बहुत ही वैध चिंता है और यही इस कदम को लेकर सबसे बड़ी बहस है। एक तरफ सरकार का तर्क है कि ये बाजार को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, दूसरी तरफ ट्रेडर्स का डर है कि इससे बाजार की गहराई कम हो जाएगी और शायद विदेशी निवेशक भी दूर हो सकते हैं। इसका असली असर तो आने वाले कुछ हफ्तों में ही दिखेगा। चलिए अब वापस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं। हमने शुरू में बड़े केपेक्स की बात की थी, अब देखते हैं कि जमीन पर क्या क्या बन रहा है। यहाँ कुछ बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से रूट हैं इसमें? मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी और चेन्नई बेंगलुरु जैसे बड़े मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए दुर्गापुर में एक नोड के साथ एक समर्पित ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी प्रस्ताव है। और पर्यटन के लिए भी कुछ अनोखी पहलें हैं। मुझे वो टर्टल ट्रेल्स का आइडिया बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, केरल, उड़ीसा और कर्नाटक में टर्टल ट्रेल्स का विकास किया जाएगा। इसी तरह हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में इकोलॉजिकल ट्रेल्स बनाए जाएंगे। और वो पुरातात्विक स्थलों का भी कुछ था? जी, 15 पुरातात्विक स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की भी योजना है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक अनुभव बनाने पर जोर देता है। लेकिन क्या सभी राज्य इस बजट से खुश हैं?
सूत्रों में क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या कहा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ राज्यों, खासकर केरल और तमिलनाडु ने बजट को काफी निराशाजनक बताया है। उनकी क्या मांगे थीं? उनकी प्रमुख मांगें, जैसे कि विशेष वित्तीय पैकेज या एम्स की स्थापना, वो इस बार भी पूरी नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि केंद्रीय बजट का असर हर राज्य पर एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और केंद्रीय आवंटन के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता है। ठीक है, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था से हटकर अब लोगों से जुड़ी योजनाओं की बात करते हैं। स्वास्थ्य और एमएसएमईज के लिए क्या खास है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा है उत्तर भारत के लिए, निमहांस 2 की स्थापना। अच्छा, निमहांस जो बेंगलोर में है, मानसिक स्वास्थ्य का संस्थान। हाँ, देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित संस्थान है। तो ये उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। और छोटे व्यापारियों के लिए भी एक कॉरपोरेट मित्र की बात की गई है। ये क्या है? ये एक बहुत ही जमीनी पहल है। आप सोचिए कि आप एक छोटी बेकरी चलाते हैं। आपको जीएसटी, पीएफ, ईएसआई न जाने कितने नियमों का पालन करना है, जो अक्सर बहुत जटिल होता है। हाँ, तो ये कॉर्पोरेट मित्र कैडर एक तरह से आपके लिए एक कंप्लायंस डॉक्टर जैसा होगा, जो बहुत कम फीस पर इन सब नियमों का पालन करने में आपकी मदद करेगा। ये तो छोटे व्यापारियों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, अब उस एक चीज पर आते हैं जो इस पूरे बजट भाषण में सबसे अलग और शायद सबसे ज्यादा भविष्य की ओर इशारा कर रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, एआई। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 11 बार एआई का जिक्र किया। 11 बार। ये सिर्फ एक शब्द तो नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी सोच होगी। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को ये फिर से परिभाषित करना होगा कि वो एआई का इस्तेमाल कैसे करेगा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही, हमें एआई से लाभ पैदा करना है, न कि बिना सोचे समझे इसके साथ आगे बढ़ना है। लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि एआई से लोगों को काम मिले, ये उनकी जगह ना ले। इसका कोई ठोस उदाहरण भी दिया गया? हाँ, भारत विस्तार नाम के एक बहुभाषी एआई टूल की घोषणा की गई। भारत विस्तार, ये क्या करेगा? ये टूल कृषि क्षेत्र में किसानों को उनकी अपनी भाषा में मौसम, बाजार की कीमतों और नई तकनीकों के बारे में जानकारी देगा। ये दिखाता है कि सरकार एआई को बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसों से निकालकर गांव और खेत तक ले जाना चाहती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। ये बजट आज के लिए है या 2047 के लिए? कुल मिलाकर इससे क्या बड़े संकेत मिलते हैं? संकेत बहुत स्पष्ट हैं। ये बजट तात्कालिक राहत या जैसे कहते हैं लोकलुभावन घोषणाओं, उनके बजाय लंबी अवधि की नींव रखने पर केंद्रित है। मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी पर जोर है। हाँ, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, रेयर अर्थ मिनरल्स और एआई, इन सब पर स्पष्ट जोर है। और साथ ही राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने की प्रतिबद्धता ये दिखाती है कि सरकार स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। तो हाँ, ये बजट 2047 के भारत की तैयारी करता हुआ ज्यादा दिखता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है जो सीधे वित्त मंत्री की एआई वाली बात से जुड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें एआई के साथ बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है। यह इस पूरे बजट का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदु हो सकता है और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाला सवाल भी निकलता है। सवाल यह है कि भारत जैसी विशाल आबादी वाला देश तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से एआई को अपनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि विकास समावेशी हो और यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को खत्म न करे। यह सिर्फ एक आर्थिक नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक चुनौती है।